हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर जर्नल। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th में आपका जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो हमने पुराने लेक्चर में आपको जर्नल क्या होता है वो बताया था। जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं वो बताया था। और आपको सिखाया था कि जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, प्रोफॉर्मा कैसा होता है। तो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जर्नल के अंदर हमारा एक डेट का कॉलम होता है जिसमें हम डेट लिखते हैं। उसके बाद हम किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने वाले अकाउंट से पहले टू लगा देते हैं, ये पुरानी प्रथा है। फिर उसके बाद हम एक समरी लिखते हैं उस ट्रांजेक्शन की जिसको नरेशन बोलते हैं। और लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है और उसके बाद डेबिट वाले रुपी और क्रेडिट वाले रुपी का कॉलम होता है। टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, हमने किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीख लिया। फिर हमने ये सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो चलो ठीक है, लेकिन डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो पढ़े थे क्लियर वाली मॉडिफिकेशन के हिसाब से, उनको जब हम अप्लाई करते हैं और जब हमको ये पता लग जाता है कि डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है, फिर उस बेसिस पर अल्टीमेटली हम रिकॉर्डिंग करते हैं जो इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का करना हो तो मेक श्योर थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन भी आता हो और मोर इंपॉर्टेंटली रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो आने ही आने चाहिए। तो मैंने आपको ये डेमो दिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि इस तरह से हर ट्रांजैक्शन को हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फिर सिंप्लिसिटी के लिए, टाइम सेविंग के लिए मैंने आपको कहा कि हम बार बार फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, तो हर ट्रांजैक्शन को ऐसा जर्नल एंट्री क्या है ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब तक हम क्या क्या सीख चुके। मैंने आपको अब ये सिखा दिया कि गुड्स को परचेज कैसे करना है ना। चाहे कैश में खरीदा हो तो या उधार पे खरीदा हो तो, है ना। तो गुड्स खरीदना हमको आना चाहिए, वो हमको आ गया। दूसरा मैंने फिर आपको सिखाया कि एसेट्स को कैसे परचेज करते हैं। अब एसेट कैश में खरीदा हो तो या आपने उधार पर खरीदा हो तो ये हमको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया कि गुड्स को बेचते कैसे हैं, चाहे कैश में बेचा हो चाहे उधार पर बेचा हो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी थी कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको अलग से रिकॉर्ड कभी भी हम नहीं करते हैं। और लास्ट मैंने आपको सिखाया था कि एसेट्स को कैसे बेचते हैं। और अगेन एसेट्स को भी हम कैश में भी बेच सकते हैं या उधार पर भी बेच सकते हैं। और इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी थी कि जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको फिर अलग से शो करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, है ना। और लास्ट मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक्सपेंस अगर पे होता है तो कैसे पे होता है, या कोई भी इनकम अगर रिसीव होती है तो कैसे रिसीव होती है। तो कुल मिलाकर हम आपको 6 पॉइंट्स टोटल करवा चुके थे। तो आज मैं आपको आगे के पॉइंट्स करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर अपना रजिस्टर आप भी निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखना और कोई भी वीडियो मिस मत करना। तो आज हम नंबर 7 से शुरू करेंगे। नंबर 7 का नाम लिखते हैं, इसको एक हेडिंग देते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड आज सिखाने वाला हूं। चलो, तो इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हालांकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं ये हमारा बिजनेस है ना, ये तो हम हैं। अब हम अपने पास सारे पैसे कैश में तो नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं कभी कभी अपने कुछ पैसे किसी अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी रख लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। तो कभी कभी हम अपने थोड़े से पैसे बैंक में जमा कर देते हैं, है ना। और बैंक के थ्रू भी हम अपनी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं। तो बस इन ट्रांजेक्शन्स को नाम दे दिया बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो हमें बैंक से संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको 3-4 ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1 ए करके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और हम कुछ ना कुछ रैंडम अमाउंट भी लिखते रहते हैं ताकि ऐसी एक मनगढ़ंत फिगर रहे। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मान लेते हैं 1000 रुपी। अब इसका मतलब है कि आपने बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट कर दिया।
तो अगर आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि हमारा कैश कम हो गया और हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए, यानी कि कैश माइनस बोलोगे और बैंक प्लस बोलोगे। तो जब हम इसमें रूल्स लगाते हैं तो रूल्स के हिसाब से हमारा कैश कम हो रहा है। अब कैश क्या है? एसेट है, तो एसेट कम हो रहा है और पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं। अब बैंक क्या है? वो भी एक एसेट है, तो वो बढ़ रहा है। तो रूल्स के हिसाब से जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब हम इसको अब रिकॉर्ड करेंगे तो हम जर्नल एंट्री के माध्यम में अगर लिखना चाहेंगे तो आप भी लिखो आंसर, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को। तो ये इसका आंसर बन गया, है ना। और नरेशन जो है वो शॉर्ट में ओरली ही बोल देता हूं कि हमने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो बस, तो जब भी आएगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। इसके बाद सेकंड लिखते हैं बी। बी है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब इस बार क्या हुआ सोचो, ₹500 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो अगर आप इस बार सोचो, इस बार हमने कैश बैंक से विड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिया। तो जब हम अपना कैश निकाल लेंगे तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कैश बढ़ गया और बैंक में से पैसे कम हो गए, यही बनेगी बात। अब अगर इसको रूल्स के हिसाब से सोचें तो कैश भी एक एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और बैंक भी एक एसेट है, तो एसेट अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो रूल्स भी बन गए। अब इसको रिकॉर्ड जब करेंगे एक्चुअल में तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? अब कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? देखो, कैश अकाउंट को, क्योंकि हमारे पास कैश बढ़ रहा है। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं। तो क्या आंसर बन गया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस, तो कितना इजी हो गया बैंकिंग ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखते हैं सी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में ये वाला पॉइंट आएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तो अभी क्या करेगी टीचर? थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देगी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसका क्या मतलब है कि हमने बैंक में से पैसे निकाले, है ना। ऐसे ड्राइंग बना देता हूं, मान लो ये बैंक है, तो आपने बैंक में से पैसे विड्रॉ कर लिए थोड़े से, लेकिन आप ये पैसे विड्रॉ करके अपने घर ले गए, क्योंकि पर्सनल यूज का मतलब होता है आप इसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब अगर आपको याद हो कि अगर हम पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे घर ले जाते हैं तो उसको हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, है ना। तो ये कहानी बन गई। अब इस कहानी में अगर मैं रूल लगाऊं तो ड्रॉइंग्स जो है वो एक तरह से क्या है? वो कैपिटल को कम करता है, ये हम पढ़ चुके। और बैंक क्या है? एसेट। तो एसेट जो है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि बैंक में से पैसे हमारे कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अगर अब इस रूल्स लगाएं हम, तो कैपिटल जब कम होती है तो रूल बोलता है डेबिट करो, और एसेट अगर कम हो रहा है तो रूल बोलता है क्रेडिट करो। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखो हम एक्चुअल में, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना आप। तो अब हम डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? करो कमेंट। तो डेबिट हम करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को। समझ गए लॉजिक? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और क्रेडिट किसको कर देंगे? बैंक अकाउंट को। तो क्या आंसर बन गया हमारा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो ये टीचर का ट्रिकी पॉइंट होता है। टीचर क्या करते हैं, कभी कभी बोल देंगे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक,
आगे लिख देंगे फॉर पर्सनल यूज। तो जैसे ही आपको पता लगे पर्सनल यूज है तो तुरंत आप समझ जाओ कि ये तो ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को देखो कम कर रहे हैं, है ना। और रूल यही होता है, कैपिटल कम तो डेबिट, और बैंक में से पैसे विड्रॉ हो गए तो बैंक क्या है, एसेट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। तो रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद है तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको लर्न करते हैं। तो लर्न भी कर सकते हो, बट इफेक्टिवली पढ़ना हो समझ के तो रूल्स याद रखो, ठीक है। और एक और होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो भी टीचर कभी कभी दे देता है, कैश विड्रॉन ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। तो ये वैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है नहीं, लेकिन चलो मैंने फिर भी दे दी, थोड़ा सा मिलती जुलती थी ना, इसीलिए। कैश विड्रॉन ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम बैंक से पैसे नहीं निकाल रहे, बैंक की बजाय कैश में से ही विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब अपने कैश जो है ऑफिस में, जो हमारे कैश रखा होता है, ये मान लेते हैं हमारा ऑफिस है, तो ये ऑफिस के अंदर जो कैश है, तो इसमें से ही हम कुछ पैसे निकाल के ले गए, और वो भी अपने किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो घर ले गए बेसिकली। तो अगेन देखो आंसर क्या बनेगा, लॉजिक सेम ही है। तो पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को। लेकिन इस बार हमारा बैंक कम नहीं हो रहा, हम बैंक में से विड्रॉ नहीं कर रहे। इस बार कौन सा एसेट कम हो रहा है हमारा, है ना। इस बार सोचो कौन सा एसेट कम हो रहा है, बैंक कम नहीं हो रहा, हम बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे, बैंक की जगह हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो हमारा आंसर बन गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेसिकली ये कुछ छोटी छोटी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जनरली ये 4 बैंकिंग ट्रांजेक्शन या 4 तरह की ये ट्रांजेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो क्या करोगे, आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो तो क्या करोगे, आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया तो क्या करोगे, और कभी कभी तो आप कैश से ही पैसा विड्रॉ कर लेते हो पर्सनल यूज के लिए तो क्या करोगे। तो ये होती हैं हमारी कुछ छोटी छोटी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। चलो इसके बाद डालते हैं हेडिंग नंबर 8। हेडिंग नंबर 8 में मैं आपको सिखाऊंगा गुड्स रिटर्न्ड। गुड्स जब रिटर्न हो जाते हैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, तो आप भी 2 बाइफर्केशन कर लेना। गुड्स रिटर्न, तो एक होता है पहला गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, और दूसरा होता है गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर। अब देखो पहले वाले का क्या मतलब है, पहले वाले का मतलब होता है कि हमारा कोई कस्टमर है और उसको हमने सामान बेचा था, उसने उसमें से एक सामान हमको वापस रिटर्न कर दिया, कह रहा है ये वाला प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम वैसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, है ना, कॉन्सेप्चुअली। और ज़्यादातर बच्चे इसी को क्या बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो जब भी आप अपना सामान बेचते हो और वो सामान कभी कभी आपका कस्टमर आपको वापस लौटा देता है, तो दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो आप भी बनाते रहना ये सारी ड्राइंग। और गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इसमें क्या होता है कि हम किसी से सामान खरीदते हैं। देखो मान लो अब हमने उससे सामान खरीदा, लेकिन हमें लगा यार ये सामान अच्छा नहीं है, तो इसमें से फॉर एग्जांपल एक डब्बा हम उसको वापस कर देते हैं। हम कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो इसको वैसे बोल सकते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड। तो कभी कभी हम अपने सप्लायर से या क्रेडिटर से सामान खरीदते हैं और वो सामान उसको वापस लौटा देते हैं, हम कहते हैं सामान अच्छा नहीं है, तो इसको जनरली बच्चे बोलते हैं परचेज रिटर्न।
तो हमें इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए कि क्या करेंगे, है ना। और क्वेश्चन जो होता है वो कुछ भी वैल्यू दे देता है, कह देगा सेल्स रिटर्न आपने करी 500 रुपए की, या परचेज रिटर्न आपने करी 400 रुपए की, है ना। और किसी का नाम भी दे देगा कि सेल्स रिटर्न जो है वो किसने करी, बाय मोहन, ऐसे नाम देगा किसी आदमी का, है ना कोई आदमी तो हो गई ना भाई। तो ऐसा क्वेश्चन नाम दे देगा कि मोहन ने सेल रिटर्न कर दी। या परचेज रिटर्न में भी कह देगा परचेज रिटर्न करी आपने सोहन को, किसी का नाम दे देगा क्योंकि कोई ना कोई आदमी तो होगा ही। तो हमें इसकी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए कि क्या करेंगे। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट होता है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, है ना। तो देखो, मैं एंट्री भी लिखवाऊंगा और आपको लॉजिक भी बता दूंगा। देखो, रूल्स के हिसाब से सेल्स रिटर्न जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है, हम इसको क्या क्लियर मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्या मानते हैं, एक्सपेंस। क्योंकि हमारा सामान अब नहीं बिका, सेल रेवेन्यू मानते हैं, तो सेल रिटर्न को एक्सपेंस कह देते हैं। और जो परचेज रिटर्न होती है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो परचेज रिटर्न को हम लोग रेवेन्यू मानते हैं, क्योंकि परचेज एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, लेकिन अभी सामान हम वापस लौटा रहे हैं, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं हमारा एक्सपेंस कम हो गया, तो इसको रेवेन्यू मान लेते हैं। तो रूल ये होता है कि अगर कोई एक्सपेंस है कभी भी, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो, तो हम इसीलिए सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं। और परचेज रिटर्न रेवेन्यू है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये तो हो गया एक लॉजिक। अब सेल रिटर्न हम किसे करते हैं, जो हमारा डेटर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री में लिखते हैं टू मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन जो हमारा डेटर है, अब हम उसको 500 रुपए उससे मतलब एक तरह से नहीं मांगेंगे, और हमारा डेटर जो है, या आप कह सकते हो जो एसेट है, वो कम हो गया। तो रूल है एसेट के कम होने पर क्रेडिट कर दिया जाता है, तो हम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो आप सेल्स रिटर्न के लिए हमेशा जर्नल एंट्री याद रखना, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी आदमी का नाम होगा, मोहन, सोहन, सुनीता, गीता, जो भी नाम दे रखा होता वो डेटर है हमारा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसे याद रखना। और जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, तो जो भी हमारा क्रेडिटर होता है, हम उसको डेबिट कर लेते हैं, तो सोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रीजन क्या, क्योंकि सोहन जो हमारा क्रेडिटर था, यानी कि लाइबिलिटी, अब वो कम हो जाएगी। अब हमें उसको 400 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसका सामान वापस लौटा रहे हैं। तो इसीलिए लाइबिलिटी कम होने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्री बन जाती है। तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। तो कैसे लर्न करोगे, आप कमेंट कर सकते हो नीचे। सेल्स रिटर्न होगा तो क्या एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। और परचेज रिटर्न होगा तो क्या एंट्री है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर दिलवा देगा एग्जाम में, बड़ा इजी भी होता है। तो कभी कभी गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, हम सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं या हम परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, पॉइंट नंबर 8। चलो उसके बाद एक पॉइंट नंबर 9 और करवा देता हूँ, तो काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हमारी कवर हो जाएंगी आज की अच्छी वाली। पॉइंट नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी हेडिंग आप लिख सकते हो फुल सेटलमेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है फुल सेटलमेंट का। तो इसको समझने के लिए हमें दो ट्रांजेक्शन लिखनी पड़ेंगी, पहले नंबर 1 और फिर 4 लाइन छोड़ के नंबर 2। तो नंबर 1 में लिखते हैं पहले मेरे साथ, पेड रुपी 7800 टू गोपाल अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 8000। और सेकंड वाले में लिखना, पेड रुपी 7800 टू गोपाल अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ रुपी 8000 इन फुल सेटलमेंट। तो देखो दोनों में क्या फर्क है वही सीखना और समझना है। तो मैं एक छोटी सी ड्राइंग बना देता हूं आपके लिए, कि मान लेते हैं कोई आदमी है जिसका नाम है गोपाल।
और हमें गोपाल को 8,000 रुपीज देने हैं। मान लेते हैं गोपाल है और गोपाल हमसे 8,000 रुपीज मांग रहा है, कह रहा है मेरे को 8,000 रुपीज दे दो। अब पहले केस में लिखा है कि हमने उसको 7,800 पे कर दिए, और दूसरे केस में भी लिखा है वैसे तो कि हमने उसको 7,800 पे कर दिए, लेकिन दूसरे केस में ऐसा लिखा है कि हमने गोपाल को 7,800 पे कर दिए, बट आगे दे रखा है इन फुल सेटलमेंट। तो देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। इन दोनों में फर्क यह है कि पहले केस में तो गोपाल को मैंने 7,800 रुपए पे कर दिए, तो पहले केस में तो 200 रुपए जो बच गए वो हमसे बाद में मांग लेगा, कभी भी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद। लेकिन दूसरे केस में जो मेन बात सीखनी है वो ये कि हम जब फुल सेटलमेंट कर देते हैं, तो फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब हमें गोपाल को 200 रुपए कभी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक तरह से आपको 200 रुपए अब कभी भी देने ही नहीं है। 200 रुपए का आपका एक तरह से, मैं अगर बोलूं, लिख देता हूं टर्म पहले, 200 रुपए की आपको एक तरह से छूट मिल गई, यानी कि 200 रुपए आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। सोचो कितनी अच्छी बात है। गोपाल को मुझे 8,000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने सिर्फ 7,800 ही पे कर दिए, और गोपाल कह रहा है चलो ठीक है फुल सेटलमेंट हो गया, अब और मत दो, मैं मांगूंगा भी नहीं। तो मेरा फायदा हो गया, देखो, है ना। अल्टीमेटली ये क्या है मेरा, देखो, फायदा हो गया, मुझे 200 रुपए एक तरह से डिस्काउंट मिल गया। तो ये फर्क होता है पहले और दूसरे केस में। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब जिस भी आदमी को हम पे करते हैं तो हम उस आदमी के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो गोपाल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। अब पहले केस में तो सिर्फ लाइबिलिटी 7,800 कम हुई, लेकिन दूसरे केस में पूरी की पूरी 8,000 ही कम हो गई। तो ये फर्क है। और मैंने उसको पेमेंट कर दी तो मेरा कैश कम हो गया, तो मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 7,800। तो देखो, टू कैश अकाउंट 7,800, क्योंकि कैश पे कर दिया। तो पहले केस में तो मेरा आंसर खत्म हो गया, लेकिन दूसरे केस में देखो, जो मेरा फायदा हुआ उसको मैं अलग से भी शो करूंगा और लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज। तो तभी देखो जर्नल एंट्री में आपको दोनों केस में फर्क नजर आएगा। यही इसमें स्पेशल बात होती है कि जब हम फुल सेटलमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें 200 रुपए या 300 रुपए या वॉट एवर का डिस्काउंट मिला है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, जैसा पहला केस था, तो इसका मतलब है कि आपने सिंपल एक पेमेंट कर दी है और 200 रुपए जो है वो शायद आपको बाद में भी देने पड़ेंगे, तो उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो पहले केस में कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे केस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये फर्क होता है, और यही इसीलिए टॉपिक का नाम था फुल सेटलमेंट। तो कभी कभी फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो ये करेंगे, और नहीं लिखा होगा तो ये नहीं करेंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी तरह इसका एक थर्ड पॉइंट दे देता हूं, आप ट्राई करना। और क्योंकि लास्ट पॉइंट है आज का, तो आप इसका नीचे मुझे कमेंट करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहां तक देखी भी है और आपको समझ भी आ गया कि क्या हो रहा है। मान लो एक छोटा सा पॉइंट हो, रिसीव्ड 6,800 फ्रॉम राजीव अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। मान लो ये दे रखा है एक ट्रांजैक्शन, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, सोचो, कमेंट करो। तब तक मैं भी कर रहा हूं, बट प्लीज मेक श्योर कि आप भी सोच के करना। तो इसमें हमको 6,800 रुपये रिसीव हो रहे हैं और 7,000 हमको लेने थे, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में बोल दिया कि ठीक है राजीव, बस हमको 6,800 ही दे दो। तो देखो इस बार क्या होगा। अब इस बार मुझे 6,800 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो मेरे पास कैश बढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अब यहां पर आप देखो, यहां पर हम एक तरह से 200 रुपए अपने छोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई बात नहीं राजीव, तुम 200 रुपए तुम्हारे माफ कर देते हैं। तो जब हम किसी के पैसे माफ करते हैं और फुल सेटल कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो यहां पर ये हमारा एक नुकसान हो रहा है एक तरह से, इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपये।
और अब राजीव जो हमारा डेटर था यानी कि जो एसेट था वो खत्म हो जाएगा या 7,000 फुल सेटल हो जाएगा, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू राजीव। तो एक तरह से हमारा फुल सेटलमेंट हो गया राजीव के साथ और हमें 6,800 रुपये रिसीव हो गए और 200 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये दो ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फुल सेटलमेंट वाली भी एग्जाम में कभी कभी आ जाती। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो आज हमने जो सीखना था, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। क्या क्या सीखा, क्विक रिकैप ले लो। 3 मेन चीजें सीखी। पहले तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर फोकस कर लिया कि कैसे करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पैसा जमा करना, पैसा विड्रॉ करना, या फिर पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करा है तो। फिर दूसरा हमने इंपॉर्टेंट सीख लिया गुड्स का रिटर्न होना, कभी कभी परचेज रिटर्न हो सकता है या सेल रिटर्न हो सकता है। और अगला हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, फुल सेटलमेंट की। इसमें दो ट्रांजेक्शन है, या तो हम डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं, है ना, कभी कभी फुल सेटलमेंट हो रहा है, या फिर हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं अगर फुल सेटलमेंट हो रहा है। तो ये सिर्फ तभी करते हैं जब फुल सेटलमेंट होगा। ठीक है, चलो तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे प्यारे बच्चों। तो 9 पॉइंट्स तक मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवाइज करके रखना सारे के सारे, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे और क्वेश्चंस भी ऐड होंगे अपने क्लासरूम लेक्चर्स वाले। तो मेक श्योर यहां तक अच्छे से कंप्लीट करके रख लेना और मुझे कमेंट में बताना कि आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट में आपको डाउट तो नहीं था। राइट, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टाटा।